कल हम ये बात कर रहे थे कि ये जो प्रोएक्टिविटी है, प्रोएक्टिव मतलब सक्रियता, मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की अपनी खोज के अंतर्गत फ्रैंकल ने खुद का एक सटीक यानी कि एक्यूरेट जो है ना, वो सेल्फ मैप बनाया, सटीक नक्शा तैयार किया, सेल्फ मैप। इस नक्शे के सहारे उन्होंने प्रोएक्टिविटी की उस आदत को विकसित करना शुरू किया जो किसी भी तरह की परिवेश में, मतलब किसी की तरह के इन्वायरमेंट, वातावरण में अति प्रभावकारी व्यक्ति की सबसे पहली और मूलभूत आदत है। ये उस समय उसने सिस्टम डेवलप किया था कि ये जो आदत है अपने को, जो एकदम रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं देना, इम्पल्सिव नहीं होना, थोड़ा पॉज लेना है, कुछ रुक कर सोच कर, तब हमारी जो इमोशनल ब्रेन से जो एकदम लहर उठती है, उद्दीपन होता है, वो उसको वो जरा वो एकदम कंट्रोल होता है, वो बड़ा हाई होता है। पहले जब उठता है ना तो बिल्कुल जैसे टॉर्नेडो की तरह उठता है कि एकदम कर दूं बस, कुछ होश नहीं होता उसमें। तो जब ये उसमें थोड़ा सा पॉज लेता है ना, यहां तक कि कहा गया 5 to 10 seconds उसमें पॉज लेता है, तब वो जो पॉज लेना है ना, उसके अंदर ये सारी चीजें चारों की चारों आ जाती हैं। वो पॉज जो लेता है वो सेल्फ अवेयरनेस के कारण लेता है, यानी कि आत्म जागरूकता के कारण। इमेजिनेशन भी करता है, कल्पना भी करता है, विवेक का जो है कॉन्शियस के हिसाब से भी लेता है कि क्या है, कि मॉरल सेंस, राइट और रॉन्ग, ये जो जवाब देना है उसमें क्या क्या उसका रहेगा। कोई उसमें ये तो नहीं है कि कोई गलत बात हो जाए, तो उसको जैसे हम डिसाइड करते हैं पाप हो जाएगा या पुण्य हो जाएगा। तो मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को लेता है। और फिर जो है ना, फिर वो अपनी इच्छा जो है ना बिल्कुल अपनी तरफ से सटीक उत्तर देता है। इसका मतलब है कि हमने कोई भी जवाब जो है ना, वो बेहोशी से नहीं देना। हमने अपना जवाब फ्रीडम टू चूज, मतलब चुन कर देना, चुनने की स्वतंत्रता है मेरे पास। पर चुनने की स्वतंत्रता जो है, मेरा क्या एग्जैक्ट रिप्लाई होना चाहिए जिसमें कि मुझको बाद में उसके लिए पछताना ना पड़े कि मैंने एक्सेस कर दी, मैंने गलत कर दिया, मैंने ज्यादा कह दिया, ऐसा क्या ना भी कहता तो अच्छा था। तो लेट गो की जो सिस्टम आता है वो तो बहुत आगे का है, कि मैं कुछ ना कहूं, ठीक है, लेटिंग गो एनीथिंग, कोई भी हो रहा है उसको तो आप छोड़ रहे हो, उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं कि हर जगह ऐसा नहीं हो पाता। तो रिएक्शन जो भी करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना है। वो रिएक्शन क्या जिसमें आपको बाद में अपनी गलती नजर आए कि मैंने गलत कर दी। और वो जो होता है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, वो स्ट्रेस अपने को नहीं लेना है। मैंने इस बात को बड़ा कूलली करना है कि मेरा इसको कहने का पर्पस क्या है, उसमें मेरा कुछ हल हो रहा है या इसका हल हो रहा है। अब जो जो प्री डिसाइडेड चीज होती है, जैसे माता है, माता सोच लेती है कि इस बच्चे ने गलती करी, वो एकदम नहीं। जो माता समझदार होती है वो उसको बाद में बात करती है कि इसको अब इस बात पे डांटना है। और कई बार वो जैसी मिस्टेक करता है उसको बिठाकर समझाती है, डांटती है। वो प्री प्लान्ड होता है। कई बार कंपनी में बॉस भी जो होता है ना, वो सोचता है कि गलती हुई है, इनको बुलाकर ऐसे मुझे समझाना है। और वो कई बार नाराजगी भी दिखाता है, बट वो सारा प्लान्ड होता है। वो एकदम भड़कता नहीं है। जो भड़कने वाला बॉस होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो एकदम भड़क पड़े। वो बैठकर उसको, उसकी प्रॉब्लम को, कि वो पहले पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा गलत कैसे हो गया कार्य, उसका जस्टिफिकेशन लेने के बाद में फिर उससे बात करता है। तो ये जो है ना, ये हमारी जीवन के अंदर किसी भी कार्य करने के अंदर प्रतिक्रिया जो है ना, वो सोची समझी होनी चाहिए। बात ये, सोची समझी क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये ना अगर सोची समझी नहीं करते, हम पहले स्ट्रेस में आते हैं अननोइंगली, और फिर नोइंगली स्ट्रेस में आते हैं। और उसमें क्या होता है कि उस स्ट्रेस में आने पे ये हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव डालता है। ये जो स्ट्रेस जैसे ही आता है ना, उसके अंदर हार्मोनल सारा कुछ बदलने लग जाता है। जितना जितना हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, वी आर टू अवॉइड द स्ट्रेस। हमने अपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है कि कम से कम स्ट्रेस हो, मुझे क्या लेना देना, ठीक है ऐसा कर दिया। उसमें अगर आपको हार्म नहीं करता, इग्नोर इट। तो ये अपने को समझना है। और ये बात प्रोएक्टिविटी की है कि रिएक्टिव नहीं होना। रिएक्टिव होने के लिए भी प्लान करना है, और ये प्रोएक्टिविटी है। उसका पूरा नाप तोल पहले ही कर लेना है, प्रोएक्टिविटी कि मुझे ऐसा चलना है।
ये प्रोएक्टिव होता है शब्द है जो है। आप ये देखिए कि आज की प्रेजेंट जो सिनेरियो में देखेंगे कि ट्रम्प किस तरह कर रहा है, उसके हर एक्शन रिएक्टिव है और मोदी के हर रिएक्शन प्रोएक्टिव है। मोदी जो है वो ना भड़क रहा है, ना कुछ कह रहा है, अपनी बात पे कंफर्म्ड है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि वो कितना प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव है। वो उस चीज को, वो उसके अंदर है, कल्चर है उसके अंदर। वो भड़केगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। आज उसके बारे में कितनी उसको जो है वो गालियां देते हैं ये, मतलब अपोजिशन वाले, और खासतौर ये राहुल गांधी। वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, ही इज नॉट बॉदर्ड। सिवाय एक के ऊपर थोड़ी सी करी, जब उनकी माता को कहा गया तब उन्होंने थोड़ा उसका लिया एक्शन, पर वो ज्यादा नहीं। वो इसलिए लिया कि दुनिया कहेंगे कि इनकी माता को भी कुछ कह दो तो कुछ नहीं करते, तब उन्होंने थोड़ा रिएक्शन करा। वो भी डायरेक्टली नहीं, एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये शो करा। ये बताता है कि इनकी प्रोएक्टिविटी की हैबिट, या कितनी लेवल का वो प्रोएक्टिव है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है, किसी को हवा नहीं लगने देता, कुछ करने नहीं देता, और सब कुछ सही हो रहा है। कोई कहीं रिएक्शन नहीं, कहीं रिएक्शन नहीं नजर आ रहा। आपके सामने कितने उतार चढ़ाव हुए, उसने कहीं कुछ नहीं बोला, फोन नहीं किया, उसका फोन नहीं उठाया कि इस टाइम मैं बोलूंगा तो ये वैसे ही कुछ बोलेगा, कुछ अवॉइड कर दिया उसको। ये लेटिंग गो वाला भी साथ लिया उसने, लेट गो, जाने दो, क्या है। अब करते करते क्या हुआ कि सारा सिस्टम कैसे बदला कि वो टैरिफ चाइना के ऊपर हो गई और इनके ऊपर हट जाएगी। तो ये जो स्थिति है ना, वो ये सारी कई चीजें तो बाई डिफॉल्ट ही ठीक हो जाती हैं, बाई डिफॉल्ट ठीक होती हैं। इसलिए वो जो है ना तो उसमें कर्ता भाव रहेगा ना कुछ है। मतलब ये हमारे आगे बड़ी जिंदा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति इस लेवल का है कि जिसको पता नहीं पचासों तरह की गालियां दे दी गई, और उसको उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, वो उसके प्रति कोई अगेंस्ट कुछ लेने को भी तैयार नहीं, वो कहता कहता रहे। ये जो है ना, ये उसके अंदर क्यों, वो अपने कार्य में इतना दक्ष हो गया है, इतना सक्षम है कि वो अपना, मैं काम करूं, वो कहने कहने दो। ये बिल्कुल वही बात है कि हाथी, मतलब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वो कुत्ते से बॉदर नहीं करता। एक बार एक जो है ना, वो बाघ के साथ जो है ना झगड़ा हो गया, बाघ के साथ उसका, गधे का। और गधा गधा कह रहा था कि, उसने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता मैं घास खा रहा हूँ, ये नीली घास, नीली घास खा रहा हूँ। तो उसने कहा घास कोई नीली होती है? घास तो हरी होती है। कहता नहीं, नीली होती है। वो शेर के पास चले गए। शेर को उसने कहा कि भाई, ये शेर को कहा कि ये कहता है कि घास नीली है, आप बताओ क्या है? तो वो कहते हैं हाँ घास नीली है। शेर ने यही जवाब दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि शेर भी है, ये भी कहता है घास नीली है। गधा बड़ा खुश हुआ, वो चला गया। तो उसने कहा कि ये घास तुझे भी पता है हरी है, मुझे भी पता हरी है। अरे गधे के क्यों मुंह लगना, इसका लेवल क्या, इस गधे के मुंह हम क्यों लगे? ये नीली कहता है नीली, इसको इससे क्या हमने, ये इसका लेवल क्या है, इसके मुंह क्यों लगे? एक एग्जाम्पल देखिए ना कि वो ये छोटी सी बात है, घटना को उसको एक बताया गया कि रूपक के रूप में कि भाई। गुरुदेव, हाँ जी। हम लोग बैठे थे काफी लोग। तो हाँ। उसमें से एक हमारा फ्रेंड है, वो मोदी जी के पीछे लगा हुआ था। अच्छा। बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। हाँ। तो जब देखा, मना किया नहीं, चुप हुआ। तो हाँ। फिर मंजू बोलती है उसको, मेरी वाइफ, कि हाँ। जब हाथी चलते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, कुत्ते उस भौंकते हैं। तो उसके बाद वो ऐसा चुप हुआ, उसने मोदी के बारे में बोलना ही बंद कर दिया। हाँ। नहीं, मतलब ये देखिए, मुझे तो बात ये है कि जब आपको पता है कि 10 साल के अंदर देश में क्या परिवर्तन हुआ, फिर आखिर कब हो सकता है कहीं किसी एक दो लेवल पे भूल हो गई हो, बट सारे में रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। आप उसके 60 साल का रिजल्ट, 65 साल का रिजल्ट देख लीजिए, और ये 10-11 साल का रिजल्ट देख लीजिए, जो मतलब इससे वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत डिफरेंस है ये इतना। कोई पागल भी समझ सकता है इसको। एनीवे, ये हमने उस बात में नहीं जाना। मतलब ये एक क्षमता है कि मैं कहूंगा ये तो बहुत रेयर क्वालिटी होती है।
रेयर क्वालिटी। और स्पेशली पॉलिटिशियंस में अगर ये एक्वायर होना, एक पॉलिटिशियन में ये क्वालिटी होना, किसी संत में मिल जाए, कैसा मिल जाए, किसी ऐसे व्यक्ति में मिल जाए, वो हो सकता है कि किसी ज्ञानी पुरुष में। पर एक पॉलिटिशियन जो है, वो एक्चुअल वो पॉलिटिशियन है ही नहीं है, वो है ही संत। गुरुदेव, हाँ। नॉस्ट्रेडमस हैं, एक 400 साल पहले हुए थे। हाँ हुए थे 400। उन्होंने लिखा था हाँ कि हाँ पता है। दिस इज इंडियाज टाइम। हाँ, कि एक व्यक्ति उठेगा और देश को उठाकर वो ऊपर ले जाएगा टॉप में। और फिर उसने ये भी लिखा है उसमें कि सनातन धर्म बहुत ऊपर जाएगा, सनातन धर्म बहुत ऊपर जाएगा और बाकी धर्म जो है वो नीचे नीचे खिसकते जाएंगे। 400 साल पहले उसकी है भविष्यवाणियां बड़ी हैं नॉस्ट्रेडमस की। तो एनीवे, अपने को समझना है कि हमको प्रोएक्टिव लाइफ में होना चाहिए। मतलब चीजें गुजर रही हैं, हो रही हैं, और फिर जैन धर्म के अनुसार हमको वैसे ही होना है कि जो कुछ हो रहा है वो व्यवस्था में पड़ा है, कर्म सिद्धांत से हो रहा है। बाहर जो परिवर्तन हो रहा है, अगर ये व्यक्ति मुझको गाली दे रहा है, ये कुछ कर रहा है, तब भी ये जो है ना, ये सिस्टम पड़ा है, ये तो निमित्त मात्र है। ये तो मेरे, अब मोदी के मानते हैं कि उसके बड़े सितारे अच्छे हैं, बट कुछ कर्म जो है ना वो खराब भी हैं। नामकरण के अंदर कहीं पर आया है कि उसको उतना जो है ना, मतलब उसका सम्मान नहीं होगा उस हिसाब से। उसका बाहर विदेशों में इतना सम्मान है, अपने देश में ही अपने देश के जो लोग हैं वो उसको उतना सम्मानित नहीं करते। अब धीरे धीरे ऐसी बात नहीं, अब लोग समझ रहे हैं उसको। लेकिन एनीवे, ये भी अपने कर्मों के कारण होता है, तो उसको आदमी एक्सेप्ट करके चलता है, स्वीकार भाव से चलता है। जैन धर्म सारा प्रोएक्टिविटी के ऊपर, शांत रहने के ऊपर, इसके ऊपर उसके प्रिंसिपल ये बताते हैं कि कोई दोषी होता ही नहीं है, कोई गलत होता ही नहीं है व्यक्ति। उसकी उसका जो है ना सापेक्षा से गलत होता है, उसकी उसकी दृष्टि कहीं और होती है उस हिसाब से। और ये तो उसने भी माना था, आइंस्टीन ने भी, कि कोई आदमी गलत नहीं होता। उसका देखने का नजरिया वैसा होता है। अब उस जगह के ऊपर आप जाके खड़े होकर देखेंगे तो आपको भी वैसे ही लगेगा। तो ये सारी बातें हैं कि ये इसको समझना, दूसरे की स्थिति को समझना है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि आप इस लोक में मेहमान बन के आए हो, मेहमान की तरह रहो। वो मेहमान कभी रिएक्ट नहीं करता। अच्छा मेहमान जो है, जो घर में आता है ना, वो आपके यहाँ पर देखता है, चीजें सब उसके घर के अनुसार नहीं होती, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बहुत हाई होता है कि मैं यहाँ मेहमान हूं। तो वो जो स्वीकार भाव रखता है ना, कि मैं तो थोड़े दिनों के लिए आया हूं, अब मुझे इनके कार्य में क्या दखल देना, जो है ठीक है। वो मतलब वो एंजॉय करता है उसी को ही, उससे पूछा जाए तो वो आनंद में। तो ये जो सारी चीज है ना, ये हमारे धर्म में जो इतनी डिटेल में बताई जाती है कि स्वीकार भाव रखो, आप एक सहयात्री की तरह, एक मेहमान की तरह, अतिथि की तरह रहो इस लोक में। तो ये सारी बातें वही चीज है कि आपको आपको कुछ रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा धर्म तो ये कहता है कि लेट गो, मत जाने दो, लेट, उसको करते जाओ, छोड़ते जाओ जो आपको कोई डिस्टर्ब कर दे। फिर भी अगर कुछ सोचना है तो बाकी दूसरे धर्मों में देखिए कि ये तो एक ज्यूस का ये बनाया हुआ है कि ज्यूस वो कह रहा है कि इस तरह करो। और ये बिल्कुल हमारी उस लाइन के ऊपर ही है कि आप उसको सोचो, पहले विचार करो, विवेक रखो, और फिर डिसाइड करो कि मुझे कहना क्या है। तो ये उसका प्रोएक्टिव मॉडल था फ्रैंकलिन का। तो प्रोएक्टिविटी मीन्स मोर देन मेयरली टेकिंग इनिशिएटिव। इसका मतलब ये नहीं होता, हम प्रोएक्टिव को गलत भी समझ लेते हैं कि इट इज मोर देन टेकिंग इनिशिएटिव। मतलब किसी ने कहा तो वो प्रोएक्टिव होकर उसने जाता है, अर्थात इसका सिर्फ पहल करने से अधिक है। इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ ये है कि इंसानों के रूप में हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं, अपितु हमारे निर्णयों का परिणाम है। ये परिस्थितियां किसी की नहीं है। बात बिल्कुल ये जैन धर्म की जो बात है ना, उसने अपने शब्दों में कही है कि हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों के कारण नहीं, कि मुझे परिस्थितियां खराब मिली या ऐसा हो गया, ये व्यवस्था बदल गई। अपितु हमारे निर्णय, मेरे अंदर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो है ना अपेक्षाएं हैं, और वो उस अपेक्षाएं की जब उपेक्षा होती है, तब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मैं ये सोचता था कि ऐसा होगा, वो ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमारे निर्णयों के ऊपर है कि मैं निर्णय लेता हूं कि नहीं, मुझे इफेक्ट ही नहीं करता, चलो जैसा भी हो गया, जैसा हो गया वैसे ही ठीक है। तो अवर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ अवर डिसीजन, नॉट अवर कंडीशंस। कंडीशंस मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो मेरे डिसीजन है। ये मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे भाव कर्म,
मेरे भाव कर्म जिस पे मेरा कंट्रोल है, ये मेरे डिसीजन है, मेरी फीलिंग्स है, मैं उसके ऊपर रहूं। हम भावनाओं को जीवन मूल्यों के अधीन रख सकते हैं। यानी फीलिंग जो है ना, मतलब ये क्या है, सबॉर्डिनेट टू वैल्यूज कर सकते हैं हम। मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहल करने की शक्ति है और जिम्मेदारी भी है। और फिर ये वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्दों को देखें तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी, एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। ये जो हम कहते हैं ना, ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। रिस्पॉन्सिबल में हो गया कि उसमें एबिलिटी आ गई टू चूज हिज रिस्पॉन्स, यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता है। पहले वो बड़ों बात कर रहे होते हैं, वो चुपचाप रहता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, ग्रो करता है और चीज भी समझने लग जाता है, वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है। पर वो अपनी मर्यादाएं जानता है और उस हिसाब से वो उसमें ऐड इन करता है, तो उसको अच्छी इंकरेजमेंट मिलती है। और जरूरत से ज्यादा बोलता है तो उसकी डिस्करेजमेंट भी होती है। तो ये दिस इज एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स, यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। अति प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों, कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। दे डोंट ब्लेम सर्कमस्टांसिस, कंडीशंस एंड कंडीशनिंग फॉर देयर बिहेवियर। वो इसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, वो ऐसा कभी ब्लेम नहीं करेंगे। वो सोचेंगे मुझे क्या कहना है, मैं उसी बात करूंगा। मतलब अपना रिमोट मैंने उनके हाथ में नहीं देना है कि वो मुझे रिमोट कर रहे हैं, वो जब चाहे मुझे भड़का दें, नहीं। तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता, ना तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता है, ना कंडीशंस को करता है। या जिस हिसाब से कंडीशनिंग हुई है उस व्यवस्था की, उस परिस्थिति की, उसका भी उसको फॉर देयर बिहेवियर। बात उसकी उसके अपने अपने बिहेवियर की है कि वो अपनी भावनाओं पर आधारित परिस्थितियों का परिणाम होने की बजाय उनका व्यवहार उनके अपने सचेतन यानी कॉन्शियस चॉइस, सचेतन मतलब चुनाव का परिणाम है जो जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। देयर बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन कॉन्शियस चॉइस बेस्ड ऑन वैल्यूज रेदर देन ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर कंडीशंस बेस्ड ऑन फीलिंग्स। वो अपनी वैल्यूज को आगे रखता है कि हमारी वैल्यूज क्या है। मेरी वैल्यूज है कि भाई मैं अपनी वैल्यूज को मैं समझता हूं कि जैन धर्म की क्या वैल्यूज हैं, उसको हिसाब से रखता हूं रेदर देन प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस और बेस्ड ऑन फीलिंग। वो फीलिंग्स आ गई, ठीक है, किसी ने कहा ठीक है ये रेस्टोरेंट है वेज नॉन वेज, अरे भाई तुम ऐसा है, तुम यहां पर वेजिटेरियन डिश मंगा लेना, और वो आपके सामने नॉन वेज खा लेगा। अब ये वैल्यूज की बात होती है, वो डिसीजन लेता है नो, मैं तो उसी जगह खाऊंगा जहां पर कि वेजिटेरियन फूड ही बनता है। मुझे ऐसी जगह नहीं, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर। तो ये जब बात आती है ना कि उसको, वो उसकी अपनी वैल्यूज के ऊपर रहता है, उसकी चॉइस जो है ना वो बेस्ड ऑन वैल्यूज है रेदर देन कि वो कंडीशंस के ऊपर है, फीलिंग्स पे। उसने कहा, मित्र कह रहा है चल चल तू, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, नो। ये वैल्यूज को इफेक्ट करती है, मेरी वैल्यूज को। चूंकि हम स्वभाव से प्रोएक्टिव हैं, इसलिए अगर हमारा जीवन कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों द्वारा संचालित है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सचेतन निर्णय, कॉन्शियस डिसीजन द्वारा चुनाव करके, या अनिर्णय की वजह, अनिर्णय की वजह का मतलब है और बाय डिफॉल्ट, जिसमें हमने कुछ किया नहीं वो वैसा हो गया, दैट इज बाय डिफॉल्ट। इस इन चीजों इन चीजों को हम नियंत्रित करने की शक्ति देती है। इन चीजों को हमें नियंत्रित करने की हम शक्ति दे देती। दूसरे को कंडीशनों के ऊपर जैसा चल रहा है उसके अधीन हम हो जाते हैं। कि इस तरह चुनाव करते समय हमें रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नजरिए, एटीट्यूड और कार्यशक्ति, परफॉर्मेंस पर विपरीत दबाव। आज गर्मी बहुत है, आज ऐसा है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्यों यानी वैल्यू ड्रिवन है, तो जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं। और अगर उसको पता है मैंने ये काम करना है तो करना है, आज बाहर धूप है तो धूप है, सर्दी है तो सर्दी, उसको बाहर की कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो वो इस बात से प्रभावित नहीं होते कि मौसम उसके अनुकूल है या नहीं, वो मौसम का ध्यान नहीं करेंगे।
तो रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश के अंदर, जो सोशल इन्वायरमेंट जो है, यानी कि सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वह सुरक्षात्मक यानी डिफेंसिव हो जाते हैं, सुरक्षात्मक मुद्रा और प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की नींव पर अपना भावनात्मक लाइव जीवन में, जो रिएक्टिव होगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने मुझे डांट दिया, उसने मुझे कह दिया, वो सोचे जा रहा है, करे जा रहा है। वो इमोशनल लाइफ उसकी जो है ना, भावनात्मक जीवन बनाते हैं। दूसरों के रिएक्शन को देखकर उनका अपना आगे का समय जो है ना, वो इतना इमोशनल होकर वो है, और दूसरे लोगों की कमजोरियों को खुद को नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा दूसरे लोगों की कमजोरियां हैं वो जैसा करते हैं, वो खुद उसको उनको कहते हैं कि निर्णय ले लो। एम्पावरिंग द वीकनेस ऑफ अदर पीपल टू कंट्रोल देम, कि हम ये चाहें कि दूसरा जो कमजोर आदमी है वो हमको कंट्रोल कर ले। तो भावावेग इम्पल्स को जीवन मूल्यों के अधीन, ये जो बात थी फ्रैंकलिन की, ये विक्टर फ्रैंकलिन ये कहता है कि भाई वो दुखी दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी है वो दे रहे हैं। उसने सोल्जर्स को भी कभी नहीं ऐसा समझा था। भाई वो भी किसी से गवर्न किए जा रहे हैं, ऊपर हिटलर बैठा है वो उससे करवा रहा है। वो उसके दिमाग में उनके प्रति बुराई नहीं आ रही कि ये उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। और उसके कारण वो कमजोर नहीं पड़ता था, वो उस भावों में इमोशनल में नहीं आता था। शुरू शुरू में इमोशंस का देखा कि सब लोग इमोशनल हो रहे हैं। वो जो उसको आधे घंटे के लिए दुख मिला, लोग 4-4 घंटे रोना रोए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उसने एकदम अपने आप को ये एकदम जैसे ना कवर उतार देते हैं, वो घटना घटी वो हटी, और ये अपना अपने अपने लेवल पे आ गया। उसको मतलब ये चीज का बिल्कुल सोचा नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जो होना था हो गया, निपट गया। ये बहुत बड़ी पावर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की कितना हौसला होगा और कितना अपने आप को उसने समझाया होगा अपने आप को। भावावेग यानी कि इम्पल्स को जीवन मूल्यों के अधीन रखने की योग्यता प्रोएक्टिव व्यक्ति का सार यही एसेंस है कि भाव अपनी इम्पल्स को जीवन मूल्यों के अधीन रखने का। मेरी जो वैल्यूज है ना, मेरी इम्पल्स को मैं उसके अंडर कर दिया कि भाई मैं इसको नहीं लांग सकता, चाहे वो इम्पल्स कोई भी आ रही हो, अंदर से कोई सा भी विचार उठ रहा हो। पर मेरा मेन सार क्या है कि वो जो है कि ये मैं अपने जीवन मूल्यों को नहीं छोड़ूं। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं को, वो ड्रिवन बाई फीलिंग्स होता है, वो बहाव में बह जाता है। परिस्थितियों पे, सरकमस्टांसिस हो गया, स्थितियों पे, बाई कंडीशंस, और परिवेश यानी देयर एनवायरनमेंट से संचालित होते हैं। बाहर का वातावरण कौन सा है, कंपनी किसकी मिल रही है, कहाँ जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन कहीं पर जा रहा है उस स्थान से नहीं अच्छा उसको फील होता। वो सारा बाहर की चीजों से प्रभावित हो, वो सुखी दुखी बाहर की कंडीशन से हो। फ्रैंकलिन ने यह कहा कि तुम दुखी और सुखी तो है अपने अंदर से हो। ठीक है, आपको दुख हुआ ना, जिस समय वो दुख दे रहा था दुख लिया, वो हटा, तो आप अपने अपने अंदर आ जाओ। जिस जो चीज आपको खुशी देती है वो करो। अब रोते क्यों? अब टाइम क्यों खराब कर रहे हो, अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? ये बहुत बड़ी सीख दे रहा था वो। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें उन्होंने सावधानी पूर्वक विचार करके चुना है, वो अपने जीवन में अपनाया है। वो प्रोएक्टिव आदमी ने, उसने कुछ चीजें कुछ मापदंड रखे हैं अपने, कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इसके बियॉन्ड मैंने नहीं जाना। वो व्यक्ति, प्रोएक्टिव जो व्यक्ति है, उसने सारा अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जीवन मूल्यों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें उन्होंने सावधानी पूर्वक चुनाव करके, सिलेक्शन करके अपने लिए ऑप्ट किया है कि मुझे इसके आगे नहीं जाना। मुझे कोई भड़काना चाहे, मैंने नहीं भड़कना। कोई दुख देना चाहे, मेरे शरीर को दे सकता, पर मैं दुखी नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें दुखी हो गए, और थोड़ी देर बाद में वो अपने आप को उधर से अपनी दृष्टि हटा लेता था, और वो लेक्चर देना शुरू कर देता था, विचारधारा अंदर सोचने लग जाता था। ऐसा लगता था एक फिलोसफर की तरह सोच रहा है। वो मार जो उसको, जो उनको यातना दी गई है, जो प्रताड़ना दी गई है, उस पर कभी बात ही नहीं करता था। कभी बात नहीं करता, कोई करने की जरूरत नहीं है। वो रोना पीटना क्यों भाई, जो होगा, जो उन्होंने करना था हमारे साथ कर दिया, ठीक है। तो प्रोएक्टिव व्यक्ति भी बाहरी उद्दीपनों में, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, से प्रभावित होते हैं, चाहे वो शारीरिक फिजिकल हो, सामाजिक सोशल, और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल। परंतु उद्दीपन के प्रति उनका चेतन, मतलब ये एक बात नहीं है कि प्रोएक्टिव व्यक्ति बाहर के उनसे प्रभावित नहीं होता।
परंतु उसकी इम्पल्स के प्रति, उसके चेतन कॉन्शियस या चेतन के प्रति प्रतिक्रिया जो है, वो जीवन मूल्यों पर आधारित चुनाव करता है। जो उसने वैल्यूज देखी हुई है उसके अनुसार करता है। ये नहीं कि उस भाव के अंदर वो कोई प्रतिक्रिया कर दे, नहीं। उस पर उस टाइम वो रिस्पॉन्स भी देगा तो अपनी वैल्यूज के ऊपर देगा, कि मैं भड़क कर दे दिया, मैंने गलत दे दिया, ऐसा नहीं है। उसने अपनी उस टाइम भी पोजीशन बनाई हुई है दूसरे के साथ रिएक्शन करते हुए भी। तब भी वो एक अलग व्यक्ति नजर आता है। वो अगर रिएक्शन कर रहा है, अपोज करता है किसी सिचुएशन को, बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज जो दूसरों को समझ में आती है। ये तो रूजवेल्ट थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट। जो रूजवेल्ट ने कहा था कि आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। आप दुखी अपने कारण होते हो, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। ये उनकी बात थी, रूजवेल्ट। महात्मा गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपना आत्मसम्मान ना छोड़ें तो क्या कोई हमारा आत्मसम्मान हमसे छीन सकता है? यानी कि हमसे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या छीन सकता है? ये महात्मा गांधी कहते थे। भाई हमने अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा तो कोई हमारा कैसे छीन लेगा आत्मसम्मान? हमारे साथ जो होता है उससे हम उतने दुखी नहीं होते जितने कि उस पर हमारी सहमति, हमारी इच्छा से दी गई अनुमति की वजह से होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज अवर विलिंग परमिशन, अवर कंसेंट टू व्हाट हैपन्स टू अस, दैट हर्ट्स अस फार मोर देन व्हाट हैपन्स टू अस इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद हम कई बार उसको, उस सोच को सोचते सोचते और हर्ट होते जाते हैं, और हर्ट होते जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको कोई हर्ट कर ही नहीं सकता जब तक आपकी सहमति ना हो, कि मुझे कोई नहीं हर्ट कर सकता। बस ठीक है, उसने कह दिया कह दिया, मैं क्यों हर्ट हूं? तो ये हमारी इच्छा से होता है। ये सारा जो है ना, ये अपनी, ये भावनाओं को कितना कंट्रोल करना होता है। और यही कंट्रोल अगर आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। इतना ढीठ हो गया, वो अलग चीज है। नहीं नहीं, ढीठ होना नहीं है। अच्छा। उसको अपना समय नहीं खराब, मतलब वो जो बात घटना घट गई, हो गई, हो गई। उसने ऐसा कह दिया, कर दिया। और आपने अगर डिसीजन भी लिया तो अपनी वैल्यूज के हिसाब से, मैंने इसको इतना समझा देना है। अपना रिमोट इसके हाथ में नहीं देना कि ये मुझे गवर्न करे। जब जब कोई क्रोध दिलाना चाहता है, आप क्रोधित हो गए तो रिमोट तो आपका उसके हाथ में हो गया ना। वो क्रोध दिलाना चाहता था, उसने क्रोध दिला दिया। वो क्रोध दिलाना चाहता है और आप क्रोधित हो नहीं रहे। अब उसकी हालत देखो जरा। अब वो देखो कि मैं इसको भड़का रहा हूं, ये भड़क नहीं रहा। ये कैसा व्यक्ति है? इसे भावनात्मक रूप से स्वीकार करना बहुत कठिन है, विशेषतः जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियां या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आ रहे हैं। अब जो हम अपने धर्म में पढ़ रहे हैं वही बात यहां हो रही है। इसे भावनात्मक रूप से स्वीकार करना बहुत कठिन है, विशेषतः तब जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आ रहे हैं, निमित्त को दोष दे रहे हैं। एक परिचय जो जीतने वाली हाँ, बात वही तो है। हाँ, ये निमित्त को दोष दे रहे हैं। परंतु परंतु जब तक कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से नहीं कहता कि मैं आज जो कुछ हूं उन चुनावों के कारण हूं, जो मैंने कल भूल से किए थे, कल मैंने जो विचार जो मेरे भूल से थे, तब तक वह यह भी नहीं कह सकता कि मैं बदलने का चुनाव करता हूं। ये जो चॉइस आती है ना, मैं आज जो कुछ हूं वो उन चुनावों के कारण हूं। हर आदमी की लाइफ में देखोगे, जो आज वो है ना, उसने पीछे अपनी पास्ट लाइफ में कुछ चुनाव किए होंगे। वो ऐसा नहीं बना उसने तभी ये चुनाव किया ऐसा करना है। वो करते करते चुनावों से आज उसकी जो स्थिति है वो वहां पहुंच जाता है। और कई बार उसको लगता है कि मैं गलत जगह आ गया, मैंने भूल कर ली थी। तब वो ये नहीं कह सकता कि मैं बदलने का चुनाव करता हूं, बदलने का नहीं, वो वहां से चलता आ रहा है। हमारी आदतें बन जाती हैं। एक सभा में प्रोएक्टिविटी पर भाषण के दौरान एक महिला श्रोता खड़ी हुई और रोमांचित और एक्साइटेड होकर बोलने लगी। अन्य श्रोता उस महिला को जब घूरने लगे तो वह शर्मिंदा, एम्बेरस्ड हो गई। एम्बेरस्ड हो बैठ गई। मतलब एक, मतलब थिएटर के अंदर जैसा होता है वहां फंक्शन होता है ना, स्टेडियम, तो उसमें वो जो है ना, प्रोएक्टिव पे भाषण चल रहा था। तो एक श्रोता जो थी ना, महिला, वो खड़ी हो गई और बड़ी एक्साइटेड होकर बोलने लगी। कई बार आदमी कहने लगता ना, जी हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पड़ोसी के, अपनी बातें करने लगी। अन्य श्रोता उस महिला को जब घूरने लगे तो वह शर्मिंदा होकर बैठ गई। बहरहाल
वह अपने को काबू नहीं रख पा रही थी, इसलिए वो आसपास के बैठे लोगों से बात करने लगी। वो कई बार होता है ना, जब ऊपर से बिठा दिया जाता है तो जो पड़ोस वाले होते हैं उनसे बात करती है। मैं कोई गलत थोड़ी कर रही थी, मैं तो बताना चाहती थी, ये करना चाहती थी, उनसे बात करने लगी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। वक्ता इंटरवल के दौरान उस महिला के पास गया, उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपना अनुभव सुनाना चाहती है। देखिए, वहां उस व्यक्ति की जो उस पर लेक्चर दे रहा था, उसने उस महिला को देख लिया खड़े होकर, और फिर देखा कि लोगों के कारण वो बैठ तो गई है, लेकिन वो कुछ अपना सुनाना चाहती होगी या कुछ कहना चाहती थी। तो वक्ता जो है ना, उसके पास गया, जब इंटरवल हुआ तो उसके पास गया, उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपना अनुभव सुनाना चाहती है। महिला ने आवेश में कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं दुनिया के सबसे बड़े आलोचक और एहसान फरामोश व्यक्ति, मतलब अनग्रेटफुल की नर्स, वो एक्चुअल नर्स थी, वो जिस व्यक्ति का इलाज कर रही थी, जिसके लिए वो एम्प्लॉयड थी, वो व्यक्ति इतना आलोचक था, इतना एहसान फरामोश यानी अनग्रेटफुल था, उसके लिए चाहे कितना ही अच्छा करूं, पर वह कभी संतुष्टि नहीं होता। वह कभी मेरी जी तोड़ कोशिशों को अनदेखा कर देता, जी जी जान से उसकी सेवा करती थी, पर वो उसमें दोष ही निकालता, अनदेखा करता था। प्रशंसा करना तो क्या, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता था, मतलब चिल्लाता रहता है वो व्यक्ति। इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मैं अक्सर अपनी कुंठा का गुबार, फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार पर निकालती थी। जब वो ऑफ ड्यूटी होती थी तो वहां जाकर वो घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती थी, वो इतनी दिन भर में भर जाती थी, उसकी विचार से इतनी कुंठा अपने उसमें आ जाती थी, और फ्रस्ट्रेशन से वो, पहले की नर्सें भी इसी तरह, अच्छा नर्सें कई बार बदली गई थी, तो पहले की नर्सें भी इसी तरह महसूस करती थी। हम सब उसकी मौत की दुआ करते थे, वो नर्सें जो थी ना, कि ये मर जाए तो अच्छा है, हाँ इसकी नौकरी करने से तो अच्छा है। भाई वो हॉस्पिटल से नर्स आती थी, जिसकी ड्यूटी लगती थी वो उसकी सेवा करने आती थी, और व्यक्ति वो ऐसा था कि वो संतुष्ट ही नहीं होता था उनको, मतलब है कि मतलब कोशिश करने के बाद भी उनको झाड़ता रहता था, कुछ ना कुछ दुखी करता था। और आप तो फिर अब उससे बात कर रही है जो स्पीकर था, और आपका दुस्साहस देखिए कि आप अपने भाषण में ये सुझाव दे रहे थे कि कोई भी बात या व्यक्ति मेरी सहमति के बिना मुझे दुखी नहीं कर सकता, और मैंने खुद अपने भावनात्मक जीवन को दुखी बनाने का चुनाव किया। देखिए, मैं किसी भी तरह इस बात से सहमत नहीं हो सकती थी, मैं वो इसलिए खड़ी हुई थी कि तुम क्या बोल रहे हो, हैं, कि मैं अपनी अपनी सहमति से दुखी होते। अरे मुझको तो इस व्यक्ति ने जो है, जो जिसकी मैं सेवा कर रही हूं, इसने मेरा जीवन दूभर किया हुआ है, और आप कहते हो कि कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता जब तक आपकी सहमति ना हो। ये बात अब कहती, मैं इससे सहमत नहीं हो सकती थी, परंतु मैं इसके बारे में सोचने लगी। जब लोगों ने बिठा दिया ना उसको, तो मैं इसके बारे में सोचने लगी। मैंने अपने अंदर झांक कर देखा और पूछा, क्या मेरे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है? भाई ये चुनाव मैं कर सकती, जो ये कह रहे हैं, स्पीकर बोल रहा है, क्या मैं चुन सकती हूँ? भाई गालियां वो दे रहा है, अब मैंने सुननी पड़ रही है तो है। जब मुझे ये उस समय एहसास हुआ कि मैं दुखी ना होने का चुनाव भी कर सकती हूँ, उसी पल मैं खड़ी हो गई, उसी पल मैं खड़ी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं जेल से बाहर निकल रही, मतलब उसका परिणाम। अब मैं खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा नियंत्रित नहीं होने दूंगी। उसका बिल्कुल जीवन बदल गया एक सेंटेंस में, उसको बात समझ में आ गई। महाराज ये बहुत सुंदर और बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने कोट किया है। वेरी वेरी गुड। कि वो उसमें मतलब उसी, ये मैं खुद किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा नियंत्रित नहीं होने दूंगी। अब उसको जो समझ आई ना ये बात, तो हमारे साथ जो होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया द्वारा होता है। हम उस दुख को रिपीट करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, इसने मुझे दुखी करा। उस 10 मिनट के दुख को हम 1 घंटा 2 घंटे तक, अब बताइए कितना नुकसान होगा। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आप सोचो मेरे कर्मों को तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, इट इज ओवर, कर्म आया था खत्म हो गया। लेकिन अब जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो मैं नवीन कर्म बांध, क्योंकि मुझे द्वेष आएगा, उसके प्रति दुख, दुख हो रहा है, द्वेष आएगा इस व्यक्ति के प्रति, और द्वेष आया तो मेरा कर्म बंध गया।
अब जब वो व्यक्ति जो था नर्स को हमेशा डांटता था, उसके हर काम के अंदर दोष निकालता था, इतना जबरदस्त आलोचक बन गया था, वो दुखी होती थी, सारा दिन दुखी रहती। इसका मतलब आर्त ध्यान, और कभी रौद्र ध्यान भी करती होगी। तो आर्त रौद्र की, और ये रौद्र ध्यान ही था कि ये मर जाए तो हमारी जान छुटकारा हो जाए। ये क्या, ये रौद्र ध्यान, इस नतीजे पे पहुंच जाना, कितने कर्म बांध रही। और अब उसने कहा इसकी तो आदत है, भाई मैं स्वीकार ही नहीं कर रही है, जो बोल रहा है बोलने दो। मैंने एक बार घटना बताई थी, गांधी जी एक मीटिंग में थे, तो गांधी जी के पास एक अर्जेंट लेटर आया। गांधी जी ने उस लेटर को उसी टाइम उसने दिया कि ये अर्जेंट है, तो बीच में रुककर वो पढ़ने लगे, और पढ़कर उन्होंने क्या करा कि वो लेटर को फाड़ दिया, और उसमें ऑल पिन थी लगी हुई, 2 पेज थे ना, वो ऑल पिन निकाल दी। तो सबने कहा क्या है इसमें? कहते इसमें काम की चीज एक ही थी, वो मैंने निकाल ली है। जो काम की चीज थी आलपिन वो निकाल लिया है, और बाकी कागज को सिर्फ सब फेंक दिया साइड, फाड़ कर फेंक दिया। मतलब इतनी वर्थ भी नहीं थी कि उसको वैसे संभाल के रखा जाए, फाड़ कर फेंक दिया। तो ये मतलब कहता है इसमें जो सिर्फ काम की जो चीज थी वो मैंने निकाल दी, और मतलब और बाकी कुछ काम का था ही नहीं। आउटराइट रिजेक्शन, ना डिस्टर्ब हुए, ना कुछ हुआ उनको, बस उन्होंने उसको देखा और पढ़ा, देखा, ये फजूल की बातें उन्होंने फाड़ के फेंक। हमारे साथ जो भी होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया द्वारा होता है। जाहिर है, जाहिर है, मतलब ऑफ कोर्स घटनाएं हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती हैं, हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इससे हमारे चरित्र या मूलभूत पहचान, बेसिक आइडेंटिटी पर जरा भी चोट पहुंचे, हम उससे आहत हो जाए। उससे आहत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बात है, ये मेरे कर्मों का है। कर्म सिद्धांत से जोड़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाए। उस व्यक्ति को कर्म सिद्धांत नहीं पता है, लेकिन वो पहुंच वही रहा है उस बात को करते हुए कि हमारे सबसे कठिन अनुभव दरअसल में वह उपकरण है तो जो हमारे चरित्र को ढालते हैं। मतलब कठिन अनुभव इनफैक्ट वो उपकरण है जो हमारे चरित्र को ढालते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं, हमें भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की स्वतंत्रता देते हैं, दूसरों को भी ऐसा करने के प्रेरक शक्ति देते हैं। मतलब ये हमारे सबसे अनुभव, इनफैक्ट वही हमारे अनुभव हमारे उपकरण है, वो हमारे टूल हैं, हमारे अनुभव हमारे टूल्स हैं जो हमारे चरित्र को ढालते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं, हमें भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की स्वतंत्रता देते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा भी देते हैं। ये देखिए ना, इसमें मतलब उस जिस जिस स्पीकर ने उस वहां बोला, और जो चीज उसने कभी रियलाइज नहीं करी थी उस नर्स ने, आज उसको रियलाइज होकर उसे अंत में वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल से आजाद हो गई, आज तक मैं जेल में थी, मैं कितनी अपनी विचार दूं। अब ये स्थिति उसकी है ना, ये हमारे घर में भी कोई सदस्य हो सकता है, हमारा कोई इंप्लॉय ऐसा हो सकता है, किसी का बॉस ऐसा हो सकता है, और वो उसकी जिंदगी को वो सोचता है कि मेरी जिंदगी तो इसने बिल्कुल भी जो है ना खराब कर दिया, इतनी दर्दनाक बना दी। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बड़ा उस पर एनालिसिस करके उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, और अपना जीवन जीना, अपने को दुखी नहीं होने देना, कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ने नहीं देना अपने अंदर। उसको एक घटना समझ के वो ये समझ गया कि रात गई और बात गई, खत्म, ठीक है। नाजी मृत्यु शिविरों में उन लोगों में से था, मतलब उन कई लोगों में से था जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के ऊपर उठाने और प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकसित कर पाए। उन उनके जो जो कंसंट्रेशन कैंप थे, जो उनके डेथ कैंप थे नाजीज के, जर्मनी के अंदर, उन उन उनमें कई लोगों में से था, ये जो था ना, ये नाजी के शिविरों में उन कई लोगों में से था, यानी विक्टर फ्रैंकल, जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों को ऊपर उठाने, प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकसित कर पाए। ऐसे लोग, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में काया पलट करने वाली शक्ति है, और इस स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भरे प्रयोग से जेल की संस्कृति, प्रिजन का जो कल्चर था,
पर भी प्रभाव डाला जा सकता है। ये तब जितना सही था आज भी ये उतना ही सही है। ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये आज भी उतना ही सही है जितना उस समय सही था। हम सब कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, या लाइलाज बीमारी, टर्मिनल डिजीज, या गंभीर शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं। वो शरीर ढंग से चल नहीं पा रहे, शरीर की उनकी क्षमता नहीं रही है, किसी को पैरालिटिक अटैक है, किसी को कुछ है, लेकिन फिर भी वो वॉकर लेके चलता है, ऐसा करता है। परंतु उसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रबल भावनात्मक शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा है, अपनी भावनाओं को बड़ा स्ट्रांग रखे हुआ है। उनकी अखंडता से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। हम पर कोई और चीज जितना इतना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ती जितना कि यह एहसास कि कोई व्यक्ति दुख और परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति उस जीवन मूल्य को जीता है तथा अभिव्यक्त करता है, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, परिष्कृत करता है और उसे ऊंचा उठाता है। उसका उसका लेवल क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति बिल्कुल अक्षम्य है, उसका शरीर नहीं चल रहा, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वो करे जा रहा है, फिर भी कार्य करे जा रहा है, वो प्रेरणादायक होता है। ये जो दो सहेलियों की बात आगे आ रही है, सैंड्रा और कैरोल की। सैंड्रा और कैरोल 25 वर्षों से पक्की सहेलियां थी। कैरोल को कैंसर की बीमारी के कारण वह अंतिम अवस्था में थी, फोर्थ स्टेज उसकी निकल गई थी, अंतिम अवस्था में थी। कैरोल अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहती थी और सैंड्रा उस कार्य को करने में उसकी मदद, वो लिख भी नहीं पा सकती थी पूरी तरह, इतनी मतलब शरीर कमजोर था। तो दोनों सहेलियां थी, तो उसने सैंड्रा ने इस कार्य को करने में उसकी मदद कर रही थी। ये जो सैंड्रा जो है, अब कैरोल को कैंसर हो गया, सैंड्रा जो है उस कार्य को करने में उसकी मदद कर रही थी। जब भी सैंड्रा काफी देर तक ये कठिन कार्य करने के बाद घर लौटती थी, तब वह अपनी सहेली के साहस पर अद्भुत प्रशंसा से अभिभूत मंत्रमुग्ध नजर आती। वो क्या ना डिक्टेशन दे रही थी, वो उसको कैंसर था कैरोल को, और वो सेंड्रा उसकी फ्रेंड थी, उसको रोज मिलने जाती, तो उसने कहा मेरा कुछ काम कर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, ये जब बड़े होंगे मैं उनको गाइडेंस देना चाहती हूँ, जो मैं अब देना चाहती थी इस समय मैं दे नहीं पा रही हूँ। ये जब बड़े होंगे तो ये पूरी उस तरह डेवलप नहीं होंगे, उनके लिए उसके थ्रू राइटिंग के अंदर वो चाहती थी। और ये सहेली उसकी उसकी हेल्प कर रही थी। ये सुबह अपने घर का काम करके उसके पास चली जाती थी, कैरोल के पास, और फिर उसके उसकी जो है ना, जो वो चाहती थी उसकी सेवा भी करती थी, और जो वो उससे लिखवाना चाहती थी वो लिखती थी। तो वह, लेकिन वो घर आकर उस सहेली जो वो बातें करती थी उसकी फ्रेंड कैरोल, तो वो उसको बड़ी प्रशंसा होती थी अंदर से, वो बड़े मंत्रमुग्ध, मतलब वो एनर्जाइज हो जाती थी कि ये इतनी ऐसा होकर इसकी ऐसी विचारधारा है, ये इस बीमारी की हालत में भी ये बच्चों का इतना सोच रही है, ये उनके बारे में क्या करना चाहती है, कि ऐसा। तो ये सोचकर वो अंदर से बड़ी उसको शक्ति मिलती थी, मतलब वो थकावट ही महसूस करती थी। उसकी सहेली कैरोल उससे अपने बच्चों के नाम विशेष संदेश लिखवा रही थी, जो बच्चों को उनके जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में भविष्य में दिए जाएं। उसको उसको यह था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको वैसे ही, मेरे बच्चे, मैं तो मौजूद नहीं रहूंगी, पर वो चाहती थी मेरे बच्चे वैसे ही विकसित हों, उस लेवल के नागरिक बने। कैरोल कम से कम दर्द निवारक दवाएं लेती थी। अब जो उसको मेडिसिन दी गई थी वो सारी क्या थी, वो मतलब दुख दूर करने का मतलब क्या है कि उसको बेहोशी में लाती थी, नींद में लाती थी। तो वो क्या करती थी कि वो दवाइयों को कम से कम, दर्द निवारक जो दवाई थी उनको दवाएं लेती थी ताकि वह अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं को पूरा उपयोग कर सके। अगर वो ड्राउजीनेस में चली गई, उस गोलियों के नशे में चली गई, तो लिखवा नहीं पाएगी। वो दर्द की परवाह नहीं करती थी, लेकिन वो गोलियां जो उसकी, उसको जो है ना मूर्छित सी करती थी, वो गोलियां लेती नहीं थी, अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। फिर भी एक टेप रिकॉर्डर में मैं अपने शब्द रिकॉर्ड करती थी। जिस वो क्या करती थी, जब तक तो सैंड्रा होती थी उसकी फ्रेंड, तो सैंड्रा को कैरोल बना बताती थी, सुनाकर उसको बोल के लिखवाती थी। और जब वो घर अपने चली जाती थी तो वो रिकॉर्ड करती थी जो उसके विचार आते थे,
रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर के अंदर, टेप रिकॉर्डर में अपने शब्द रिकॉर्ड करती थी। कैरोल इतनी प्रोएक्टिव और साहसी थी कि वह दूसरों की इतनी परवाह करने वाली थी कि वह अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन गई। ये खुद सैंड्रा जो है ये कहती है कि उससे उसके उसके बोलने से, करने से, उसका कार्य करने से वो इतनी प्रभावित हो रही थी कि वैसा जीवन उसने नहीं जिया। वो उसकी बातें सुन सुन के कि इस स्टेज के अंदर ये इतनी भावनात्मक, इसकी क्षमता, मानसिक, इतना अच्छा मानसिकता है, और ये क्या चाहती है, लक्ष्य रखा हुआ है कि मैं मर जाऊंगी तो बच्चे मेरे कहीं इधर उधर ना हो जाएं। बच्चों को पूरी गाइडेंस की तैयारी जो है ना लिखित में। तो सैंड्रा ने करोल की मृत्यु से एक दिन पहले उसकी आंखों में गहराई से झांका। मतलब ये ना बड़ा टचिंग है इसमें कि सैंड्रा ने करोल की मृत्यु से एक दिन पहले उसकी आंखों में गहराई से झांका और देखा कि उसकी गहरी वेदना के बीच में भी उसे प्रबल आंतरिक, मतलब यह ट्रिमेंडस इंट्रिंसिक वर्थ, उसके अंदर की आंतरिक प्रबल आंतरिक आंतरिक जो है महत्व का एहसास था। उसकी आंखों में चरित्र, योगदान, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन, सेवा का भाव तथा दूसरों के प्रति प्रेम, अनुकंपा और प्रशंसा का भी उसकी आंखों में नजर आ रहा था। कई लोगों के समूह से पूछा गया कि उनसे उनसे कितनों ने किसी को मरते हुए व्यक्ति से प्रेरणा ग्रहण की है जिसका गजब सकारात्मक नजरिया हो, जिसने अंत तक प्रेम और करुणा संप्रेक्षित की हो, यानी उसने जो है दूसरों को ये प्रेरणा दी हो। यूजुअली, आमतौर पर एक चौथाई श्रोता उसका उत्तर हाँ में देते हैं। फिर पूछा गया कि उनसे कितने लोग उन व्यक्तियों को कभी भूल नहीं पाएंगे। कितनों के जीवन इस साहस से प्रेरणा पाकर बदल गए, चाहे ये परिवर्तन अस्थायी हो क्यों ना हो। कितने लोग सेवा तथा करुणा के ऐसे उत्कृष्ट कार्यों से गहराई से आंदोलित व प्रेरित हुए। लगभग हमेशा सभी एक चौथाई श्रोता उसका उत्तर हाँ में देते हैं। ये एक जगह एक सेमिनार में पूछा गया था, तब उसने ये कहानी सुनाई है, सैंड्रा ने। उसने पूछा कि क्या किसी से कभी किसी के, जो व्यक्ति टर्मिनल स्टेज के ऊपर है, तो वो व्यक्ति से क्या आपने उसकी सेवा करके और करुणा से या उसके गहराई से उसको देखकर क्या कुछ उससे सीखा है, क्या किसी ने प्रेरणा ली है क्या? तो ये बात का उत्तर में ऊपर वाली जो स्टोरी है वो आई। तो विक्टर फ्रैंकल सुझाव देते हैं कि जीवन में तीन केंद्रीय मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? अनुभवात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल, ये अनुभव के होते हैं, यानी जो हमारे साथ होता है। दूसरा होता है रचनात्मक, क्रिएटिव, यानी जिसे हम अस्तित्व में लाते हैं, हमने क्रिएशन करी। और एक होता है दृष्टिकोणात्मक, ये एटीट्यूडनल, यानी जो प्रतिक्रिया लाइलाज, यानी टर्मिनल इलनेस, बीमारी जैसी कठिन परिस्थितियों में करते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं, एटीट्यूड बदल देते हैं। अब कैसे हमारा बदलाव होता है कि तीन मूल्य बताए ना, कि तीन केंद्रीय मूल्य हैं जो सेंट्रल पॉइंट जो हैं, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, क्रिएटिव है और एटीट्यूडनल। ये एटीट्यूड वाला जो है ना, इसकी बात हो रही थी। लोगों के साथ हुए अनुभव से फ्रैंकल की बात पुष्ट होती है। मेरे विचार से पैराडाइम या रिफ्रेमिंग के संदर्भ में इन तीनों जीवन मूल्यों में सर्वोच्च मूल्य दृष्टाकोणात्मक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, दृष्टाकोणात्मक। हाँ, दृष्टिकोणात्मक। मेरा नाम है, हाँ ठीक है। हाँ। तो दृष्टिकोणात्मक मतलब एटीट्यूडनल। एक्चुअली ये बुक जो थी ना इंग्लिश में है, उस इंग्लिश की बुक से जो ये ट्रांसलेशन किया, इसलिए इंग्लिश के वर्ड भी दिए ताकि उसका एक्चुअल मीनिंग रहे। ये इंग्लिश की बुक से उसका उसको बताने के लिए इसको इसमें इंक्लूड किया इसमें से। जीवन मूल्यों में इसलिए जो है ना, लोगों के साथ हुए अनुभव से फ्रैंकल की बात की पुष्टि होती है। मेरे विचार में पैराडाइम, पैराडाइम यानी कि रीफ्रेमिंग के संदर्भ में पूरा फ्रेम चेंज हो गया, पैराडाइम चेंज हो गया। ये पैराडाइम शब्द हमने बहुत बार डिस्कस किया आपसे। पैराडाइम का मतलब है कि आसपास का सीन एकदम, मेरे अंदर का पैराडाइम भी चेंज हो सकता है। कई बार हमारा वैसे कोई समझाता रहे नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की सेवा कर कर उसके साथ हमारा संपर्क भावनात्मक जुड़ जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण बातें कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसकी सेवा करते करते हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है।
ये जो होता है ना, ये एटीट्यूडनल होता है। मत्स्य ये बंधा में गुरुदेव हाँ जी, राजा श्रेणिक का कह हाँ सकते हैं यही है, अनाथी यही है, मुनि यही को। मैं उसी पे आने वाला था, उसी बात पे आने वाला था कि वो जो था ना, वो दृष्टिकोण बदल दिया। उसमें जो है ना, वो अनाथी मुनि ने उसका दृष्टिकोण बदल दिया। जब चर्चा हुई, पहले उसने उसका दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करी अपनी जो अपने विचारों से। फिर जब अनाथी मुनि ने शुरू करा, तो अनाथी मुनि का जो प्रभाव था, वो उसकी जो वैल्यूज थी ना, वो जागृत कर दी। एक्चुअल में जो दबी पड़ी थी श्रेणी की, उसको उसने जो है जागृत कर दिया। और ये जो होता है ना, ये पैराडाइम चेंज होता है। पैराडाइम जो है ना, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिचुएशन में हम इस धारा में सोच रहे होते हैं, और फिर हमें वास्तविकता पता चलती है, तब हम कहते हैं अच्छा इस कारण है। अब हमारी सोच ही उस व्यक्ति के बारे में बदल जाती। तो दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन के अनुभवों पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी एक्सपीरियंस इन लाइफ। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमें लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। कठिन परिस्थितियां अक्सर पैराडाइम में परिवर्तन करती हैं, और संदर्भों के बिल्कुल नए मानदंड या होल न्यू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, मानदंड बदल जाते हैं हमारे। अब वो श्रेणी का मानदंड ही बदल गए। जिनको वो कहता है ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जैसा बात कर रहा था, अब जब वहां से अनाथी मुनि से वापस जा रहा है ना, तो वो ऑल टुगेदर सारा कुछ बदल गया उसका। अब उसको सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं। उसको चेलना भी याद आ रही है कि चेलना कह रही थी महावीर के पास चलो, ये भी याद आ रहा है। और फिर अपनी गलतियां, अपने किए हुए कर्म वो सारे नजर आ रहे हैं। तो दृष्टि बदल गई। जिस दृष्टि से वो काम किए हैं, वो दृष्टि अब नहीं रही। तब अपने को गलती नजर आती है। जब दृष्टि बदलती है तो नजर आता है कि यस, मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो कठिन परिस्थितियां अक्सर पैराडाइम में परिवर्तन परिवर्तन करती हैं। ये जो पैराडाइम चेंज होता है ना, पैराडाइम, ये कई बार वो कहते हैं कठिन परिस्थितियां बदलती हैं आदमी को। कुछ स्पेशली कंडीशंस होती हैं जिसमें आदमी बदल पाता है। और संदर्भों के बिल्कुल नए मानदंड जो है, नए फ्रेम की रचना होती है, जिनके द्वारा लोग दुनिया को, स्वयं को, अन्य लोगों को देखते हैं। और ये भी जीवन ना उनसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है, यह भी कि जीवन उनसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है। उनका अधिक व्यापक नजरिया जो है, लार्जर पर्सपेक्टिव, यानी कि दृष्टिकोणात्मक, एटीट्यूडनल, जीवन मूल्यों, वैल्यूज को प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट करता है, जो हम सबको ऊपर उठाते तथा प्रेरित करते, हम सबको ऊपर उठाते हैं। वो जो रेफरेंस है ना, वो वैल्यूज जो है, एटीट्यूडनल वैल्यूज दैट लिफ्ट एंड इंस्पायर अस ऑल। कई बार हम उस चीज को पढ़ते अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हमको इंस्पायर करता है, ऑल टुगेदर इंस्पायर कर जाता है। हमारा वो सोचने का नजरिया बदल देता है, दृष्टिकोण बदल देता है, हमें ऑल टुगेदर बदल देता है। वैसे बदलना बड़ा मुश्किल है। बदलता आदमी खुद ही है, दूसरा बदल नहीं सकता। पर वो निमित्त बनता है, और उस समय हमारा टाइम आया होता है, और मेरा जो है उपादान तैयार होता है, और मैं चेंज हो जाता। तो उनका अधिक व्यापक नजरिया, लार्जर पर्सपेक्टिव, ये कैसे है कि जीवन के मूल्यों को, हमें लगता है कि इस आदमी की वैल्यूज क्या है, वो वैल्यू से हम प्रभावित होते। किसी की कहीं बात से प्रभावित नहीं होते जितना हम दूसरे के आचरण से प्रभावित होते। कहने को गुरुदेव हाँ। गुरुदेव मत्स्यबंधामी, इस बारे में ना मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आपके जो ये क्लासेस हैं, ये हम्म। सब बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करते हैं। और ये आपके बारे में कहा जा सकता है कि भाई आपने बहुत चेंज किया, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव, हाँ जी। मैं एक प्रैक्टिकल अपना लाइफ का बताना चाहता हूँ। हाँ। आई वॉज वेरी यंग, तो मुझको ग्रैंडफादर बोलते थे। वो डॉक्टर थे, 5 साल लंदन में, 2 साल साउथ अफ्रीका में रहे। हम्म। तो उनको क्या था, पर धर्म में बड़ी दृष्टा थी। हम्म। पाकिस्तान में जब ये काट वाट हो रही थी कि यहाँ से एक ट्रेन कट के जाती थी और हिंदू काट के भेजते थे हाँ। मुसलमानों को, तो उस हम्म। वक्त अंदेश हुआ कि आज डिप्टीगंज में हमला होगा मुसलमानों का। हम्म। अनाउंस होगा कि 9 बजे से पहले सारा डिप्टीगंज खाली हो जाना चाहिए। हम्म। 8 बजे तक सारा डिप्टीगंज खाली हो गया। हम्म। हमारे ग्रैंडफादर जाने को तैयार नहीं, पापा जी और चाचा जी लगे हुए हैं उनको, चलो नहीं चल रहे। कहते आप क्यों नहीं चल रहे? उनका एक ही कथन था कि भगवान महावीर स्वामी ने बोला है
कि मेरी जो आयु है, मैं एक सांस कम नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, तो मैं जहां जाऊंगा वहां पे भी खत्म हो सकता हूँ। अगर हाँ मेरी आयु है तो मुझे कुछ नहीं होगा डिप्टीगंज में। और वो नहीं गए। और शाम को जब वो लोग सारे 6 बजे आए हैं तो अपनी वो स्माइल लेके बैठे हुए हैं कि कितनी दृढ़ता थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और गुरुदेव, ये मुझे बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे बड़ा हाँ घबराहट होती थी। हाँ मेरा बेटा रात को 12-12 1-1 बजे कभी बाहर से लुधियाना से कहीं से आता था, तो यार जब तक नहीं आया तो नींद नहीं आती थी। इस कथन को एक दफा मैंने जब याद किया तो मैंने कहा यार, जब सब कुछ निश्चित था, मुझे घबराहट किस चीज की है। हाँ मुझे बिल्कुल ठीक है। नींद आनी शुरू हो गई प्रॉपरली उस वक्त, हाँ और मुझे आएगी। किसी चीज का फिक्र नहीं रहा। हाँ ये एक्चुअली है ना, जो वैल्यूज जो होती है ना आदमी की, जब सामने प्रैक्टिकल आता है ना, इसलिए भगवान ने भी कहा है ना कि ज्ञान और दर्शन है, लेकिन जो खेल चारित्र करता है ना, चारित्र में जब आता है ना, तो उसमें चारित्र के अंदर जो सम्यक चारित्र बनता है, उस वो दूसरों को इतना प्रभावी करता है, इतना प्रभावित कर देता है कि वो उनके अंदर ना वो लो जगा देता है कि ऐसा करना है। मथेन मैं वंदामी मेरा मैं साहब। आपको याद ही कर रहा था, जिसमें कह रहा था ना कि जब आदमी की क्षमताएं ना हो, शरीर ना ऐसा चलता हो, और फिर भी वो आदमी लगा है, कर रहा है, जान रहा है। मैंने मेरा आपका आपका ध्यान आ रहा था, पर मैंने जान के नहीं बोला बीच में कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप जहां करना कर रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो वॉकर लेके जा रहे हैं, कर गुरुदेव, रहे मेरे से लोग कहते हैं, हैं। हाँ मैं कहता हूँ ये मेरे लिए अवगुण नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ है हाँ कि मैं लातों से चल नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं चलता होता तो कहीं मसूरी भाग रहा होता, कहीं शिमला कहीं भाग रहा होता। अब मैं अपनी जगह पे स्थित हूँ, धर्म ध्यान में लगा हुआ हूँ। तो हाँ दिस इज बेनिफिशियल टू मी, व्हाट इज हैपनिंग टू मी नाउ। हाँ मथेन वंदामी मेरा साहब। हाँ जी। मारा साहब, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग सा है, आप ऐसा मत कहिएगा कि आपने इससे करना क्या है, पहले यही बता देती हूँ। अच्छा अच्छा, डिस्क्लेमर मतलब ले एक दिया है, डिस्क्लेमर ले हाँ, दिया पहले। एक पहले बोल दिया कि आप ऐसे मत कहना। एक हाँ दुविधा है, जैसे अभी आजकल एक फैशन फैशन भी कह सकते हैं या दान भी कह सकते हैं, कुछ भी है कि बॉडी डोनेट करनी है। हाँ और लेकिन अपने जैनिज्म का पॉइंट आता है संथारा। हम्म, आपने भी संथारे को लेकर कई बार बात चली। हाँ तो इसमें क्या फैक्ट है? दोनों चीज़ों में समझ नहीं आता कि बॉडी डोनेट तो बहुत सालों पहले भी कर दी जाती है, मरण पता नहीं कब आएगा। हाँ। अगर वो कर दी, फिर संथारे का महत्व क्या रहा जो इसे शरीर से लिया था, क्योंकि वो तो दान कर चुके थे पहले भी। नहीं नहीं, देखो ये फिलोसफिकल चीजें हैं। हाँ आप जी, संसारा लेकर भी जब अंत हो जाए, उसके बाद में बॉडी आप तो दान करोगे नहीं, वो तो घर वाले आपके करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो वो तो आपके संथारा लेकर, जैसा भी संथारा लेकर आपका जीवन कर रहे हैं, वो आपका अपना खेल है। और उसके बाद में आपकी डेड बॉडी जो है, ये तो पौद्गलिक का ये होता है। अब आपके भावनाओं से आप संथारा लें, ये कोई बात नहीं है कि आपने बॉडी अगर डोनेट कर दिया और आप संथारा ना ले, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, बॉडी डोनेट तो एंड में होनी है, वो तो बाहर में जलाई जानी है ना। तो सारे पार्ट में, उसमें वैल्यूबल पार्ट जो है वो निकाल कर किसी का भला हो जाएगा। यही है ना। शरीर तो आपको बाहर का वो तो मिल जाता है, सारा सिल के दे देते हैं वो। और कई लोग ऐसे होते हैं पूरी बॉडी छोड़ देते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट कर, इसको जो मर्जी शक्ति विशक्त कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कईयों की परिवार के सदस्य होते हैं कि नहीं, हमने संस्कार करना है, तो उसको बॉडी वापस मिल जाती है, उसका खोल खोल मिल जाता है, वो सिल के वैसा की शेप में मिल जाता है। लेकिन वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। एक आपके उसके जीवन की है, ये तो बाद में उसको अंत में है, इसलिए इन दोनों को मिक्स मत करिए। ठीक है मेरा आप साहब। संथारा को अलग करिए, संथारा कर सकता है, शरीर का अंत हो जाए, और साथ में अब ये अपनी विल भी दे सकता है कि मेरे मरने के बाद में इसको इस तरह यूज करा जाए। ठीक तो है। मेरा साहब, जैसे दान करते हैं तो फिर दान के लिए वो पुण्य बढ़ता है, तो फिर वो भोगना पड़ेगा। मान लो संथारे के हिसाब से कर्म निर्जरा की बात भी आ जाती वो है। आप इतने ये इसको इतना नहीं सोचो, अगर किसी के काम आ रहा, देखिए आपके पार्ट भी जिसको लगने होंगे उसको ही लगेंगे। आप कर्ता भाव क्यों ले रहे हो? आपने दान किया है, आप इस शरीर को दान करने वाले होते कौन हो? वही ना कि उसी चीज को लेकर बात है ना कि हम होते आप ही उसको कौन है। उससे आप उससे क्यों चिपके हुए हो? अपने अंत हो के आप तो आत्मा हो। आप तो हाँ शरीर जी। छोड़ के जा रहे हो, शरीर का जो मर्जी करे। वो पार्ट भी जिसको लगने होंगे उसी को ही लगेंगे, किसी के काम के होंगे। फिर हमारा साहब, अगर उस पाठ का मान लो दुरुपयोग होता है, तो वो क्रिया जैसे आप बताते हो या कुछ लगती नहीं है। दुरुपयोग होता। जब वो बुसरा दिया। बुसरा दिया, जला दिया आपने। जब संथारा लेकर उसको, संथारा क्या मतलब है? संथारा का मतलब है आपने बुसरा दिया उसको, इसका जो मर्जी हो जाए। नहीं, डोनेट करने के हिसाब से बात कर रही थी, संथारे वो से तो हो गया क्लियर। आप कंफ्यूज हो।
एक तभी आपसे आज बात की ना नहीं, एक्चुअली। वो एक लिविंग, समझने की कोशिश करो ना। एक अच्छा जी। लिविंग पीरियड है, एक डेथ के बाद का पीरियड है। हाँ जी। लिविंग पीरियड में जो करना चाहती हो करो, आप डोनेशन भी कर जाओ, चाहे ये भी कर दो। आपने संथारा को थोड़ी रोकता है डोनेशन जो है बॉडी। ठीक है जी। और बट जब अंत होगा तो परिवार वाले अपने आप उसको जिस कहाँ भेजना होगा वो भेज देंगे। हो सकता है सिर्फ आपकी आईज ही डोनेट कर पाए, उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, एज होता है, कितना टाइम फ्रेम होता है, कौन सा पार्ट यूज होगा। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है हाँ, गुरुदेव। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ठीक। घर वालों ने बाद में करना आपसे, आपको अपनी आत्मा के स्तर पे काम करना, आत्मा के हिसाब से सलेखना संथारा समाधि वहां तक रहकर। और आपने दान का भाव भी करा कि मेरी आइज डोनेट कर देना, मेरा पूरी बॉडी डोनेट करना, वो आपकी चॉइस है। करेंगे तो वो बाद में। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, उसमें कृपा। आपके संथारा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके जो करना है करो। कृपा गुरुदेव। मंगल पाठ। उलझन खत्म हो गई। ओहो। हम्म। नमो अरिहन्तानन्दं सिद्धानन्दमायि हरिवनं नमो वज्राय नमो गये साहुनं चकारि मंगलम अरिहन्तामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम जैवलीपनतो धम्मो मंगलम चतालोगुत्तमा चिन्तालोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि देवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणं मंगल करने सदाये 14 हे वंदामी वंदामी हे